गंभीर समय उसने तीनों बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपनी नजरें विशेष रूप से भामा की ओर टिकाई। नमस्कार बुजुर्गों। वहीं दूसरी ओर भामा ने जैसे ही विद्युत की नजरें अपनी ओर देखी तो गंभीर चेहरे के भाव के साथ कहा, मुझे गलत मत समझो मेघराज, माफ करना लेकिन मैं चिकित्सा केंद्र के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे मुकाबले में शामिल होने के बाद तुम्हारी जानकारी निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ा। भामा ने महसूस कर लिया था कि मेघ के शरीर से आत्मिक शक्तियां बाहर आने लगी हैं, लेकिन तभी उनके चेहरे पर हैरानी झलक गई जब उन्होंने उसकी बात सुनी और समझ गए कि ये लड़का केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और नियंत्रण के साथ भी अद्वितीय है। तभी विद्युत संजीदा लहजे में बोला, बुजुर्ग भामा, मैं जानता था कि आप शुरू से ही इसी कमरे में मौजूद हैं, इसलिए अगर मुझे आपसे कोई शिकायत होती तो मैं कभी बुजुर्ग इप्सा के साथ इस कमरे में नहीं आता। रही बात बुजुर्ग हेमराज और बड़े बुजुर्ग की, तो इतना मैं समझदार तो हूँ कि ये जान सकूं कौन मेरे दोस्त हैं और कौन मेरे दुश्मन। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि चिकित्सा केंद्र मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? ये मुकाबला तो आपके दल का है। अगर आप मेरी इस तरह मदद करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं और इससे चिकित्सा केंद्र के रिश्ते बाकी दलों से खराब हो जाएंगे? असल में विद्युत को पहले ही आग्ने ने बता दिया था कि उस कमरे में विद्युत और बुजुर्ग इप्सा के अलावा और 3 लोग मौजूद हैं, लेकिन आग्ने भी उन तीनों की शक्तियों को पूरी तरह नहीं पहचान पाए थे। विद्युत की बात सुनकर हेमराज और भामा के साथ इप्सा के चेहरे पर भी हैरानी झलकने लगी। चिकित्सा केंद्र के बड़े बुजुर्ग जो सफेद कोट पहने हुए थे हैरानी भरी नजरों से विद्युत की ओर देख रहे थे। तभी उनकी नजर विद्युत की पर्पल रंग की आत्मिक शक्ति से घिरी एक अंगूठी पर पड़ी जो सफेद पत्थर की बनी हुई थी। उसे देखते ही उनके सामने और भी एक चमकीले पत्थर की अंगूठी दिखाई दी। उस सफेद कोट पहने बड़े बुजुर्ग ने गंभीर नजरों से विद्युत के चेहरे पर मौजूद भाव को देखा जो बिना किसी हड़बड़ाहट के चाय की केतली से चाय बना रहा था। इसके चलते बड़े बुजुर्ग ने मन ही मन कहा, यकीन नहीं होता कि इसके पास वो खास जादुई रिंग्स हैं जो सिर्फ सफेद मोती या तिलिस्मी पत्थर से बनाई जाती है, और इस तरह की अंगूठी की खासियत यही है कि इसे बिना पहनने वाले की मर्जी के नहीं निकाला जा सकता। असल में बड़े बुजुर्ग ने भी अपनी जिंदगी में ये अंगूठी पहली बार देखी थी। दूसरी अंगूठी तिलिस्मी चमकीले पत्थर से बनी थी जिसमें किसी भी आत्मिक शक्ति वाली वस्तु को रखने पर उसकी शक्ति को पूरी तरह छुपाया जा सकता था। विद्युत ने जैसे ही भामा के बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग की झुर्रियों भरी नजरों को अपनी अंगूठी की ओर होते देखा तो गंभीर भाव के साथ उसने उस अंगूठी को पर्पल आत्मिक शक्ति से ढक लिया। मन ही मन उसने कहा, कहीं बड़े बुजुर्ग ने मेरी अंगूठी में मौजूद ब्रह्ममूल शक्ति पत्थर को महसूस तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस चमकीले पत्थर के अंदर ही ब्रह्ममूल शक्ति पत्थर मौजूद थे जिन्हें पूर्वज आग्ने अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए सुरक्षित रख चुके थे। लेकिन बड़े बुजुर्ग ने जैसे ही देखा कि मेघ अपनी अंगूठी को पर्पल आत्मिक ऊर्जा से ढक रहा है तो उन्होंने अपनी नजरें अंगूठी से हटा ली और सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लड़के, तुम एक नश्वर रैंक योद्धा बन गए और इसलिए इतने काबिल हो कि नश्वर सम्राट रैंक बुजुर्ग के साथ बैठकर बात कर सकते हो। ऐसा कहते हुए बड़े बुजुर्ग ने उसको बैठने का इशारा किया। विद्युत ने मुस्कुराते हुए 4 प्याली चाय परोसते हुए सभी की ओर बढ़ाई और बड़े बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, माफ करना बुजुर्ग, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। असल में विद्युत बड़े बुजुर्ग को पहचान चुका था, लेकिन वो ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसने उनकी शक्तियों का पता पहले ही आग्ने की मदद से लगा लिया था, इसलिए विद्युत ने अनजान बनने का नाटक किया। विद्युत की बात सुनकर हेमराज ने कहा, मेघ, तुम बड़े बुजुर्ग से कभी नहीं मिले और मैं खुद भी हैरान हूं कि बड़े बुजुर्ग तुमसे मिलना चाहते हैं। कहते हुए हेमराज ने गंभीर भाव के साथ गुरूर भरी आवाज में आगे कहा, ये इस चिकित्सा केंद्र के तीसरे सबसे बड़े बुजुर्ग आयुष्मान हैं। हेमराज की बात सुनकर विद्युत का ध्यान बड़े बुजुर्ग आयुष्मान की ओर गया जो अभी भी मन ही मन विद्युत की अंगूठी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, कहीं मैंने जिस ताकत और शक्ति को कुछ दिन पहले त्रियम इम्तिहान के शतपदी कबीले में महसूस किया था वो शक्ति मेघराज की अंगूठी में तो नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा केवल वही कर सकता है जो आत्मा के चारों पड़ाव पार कर अपनी आत्मा का इस्तेमाल कर लेता है और तब उसके शरीर में अंदरूनी शक्ति पैदा हो जाती है जिसकी मदद से कोई आत्मा सालों तक बिना शरीर के जिंदा रह सकती है। बस उसके पास आत्मिक ऊर्जा हासिल करने का जरिया होना चाहिए। लेकिन आत्मिक ऊर्जा तो केवल किसी मूल शक्ति पत्थर से हासिल हो सकती है। बड़े बुजुर्ग अभी सोच ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान हेमराज की बातों पर गया और उन्होंने अपने ख्यालों को नजरअंदाज कर मन ही मन कहा, मुझे इस लड़के पर नजर रखनी होगी क्योंकि इसके आसपास की चीजें अक्सर रहस्यमयी और खतरनाक होती हैं। असल में बड़े बुजुर्ग आयुष्मान ने भले ही मेघराज और शहशान का मुकाबला नहीं देखा था, लेकिन उसकी भयानक लड़ाई और उसकी शक्तियों के बारे में सुनकर उन्होंने समझ लिया कि विद्युत को प्रशिक्षण देने वाला गुरु अत्यंत काबिल और खतरनाक है जिसकी शक्तियों का अंदाजा वो खुद नहीं लगा सकते। इसीलिए उन्होंने सामने रखी चाय की प्याली से एक घूंट लिया और तभी कमरे में चाय पीने की सुड़-सुड़ की आवाज सुनाई दी जिसने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। आयुष्मान ने विद्युत की ओर नजरें करते हुए कहा, लड़के, अगर तुम्हें इस मुकाबले को जीतना है तो तुम्हें त्रिकाल दृष्टि सील सीखनी ही पड़ेगी।
क्योंकि बिना किसी ताकत और आत्मिक शक्ति हमले के तुम कभी भी पितृदेव की समाधि में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। असल में पितृदेव की समाधि में शक्तियां काफी कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए अक्सर मुकाबले में आगे जाने वाले लोग वही होते थे जिनकी आत्मिक शक्ति पर्याप्त ताकतवर होती थी। बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर विद्युत ने भी चाय की प्याली की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं आपकी दी हुई त्रिकाल दृष्टिशील को सीखने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शक्तियां पितृदेव की समाधि में मेरे लिए कमजोर साबित होंगी, लेकिन ये त्रिकाल दृष्टिशील मेरे ज्यादा काम नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि मैं अपना बचा हुआ वक्त अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगाऊं। मेरी शक्तियां नश्वर रैंक के 5वें पड़ाव पर हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पितृ